बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। यूनिट नंबर 5 हमारा है फ्री कंसेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंसेंट होती क्या है। ठीक है। जब भी कोई एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, तो उनकी विलिंगनेस टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वो फ्री होनी चाहिए। किसी भी किस्म के प्रेशर या किसी भी किस्म के इन्फोर्समेंट के थ्रू जो आप मुआहदा करते हैं, किसी विलिंगनेस हासिल करते हैं, उसमें आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है। तो फ्री कंसेंट जो यूनिट है, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जिनके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो या वॉइड होगा या वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी होगा। ठीक है। तो कंसेंट एक्चुअली है क्या? टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है। दोनों के पार्टी के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो एक ही चीज के बारे में हो जो कि स्पेसिफिक हो, और दोनों उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक ही तरीके से समझें। ठीक है। इसमें अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, एक पर्सन है वो कहता है मैंने अपनी गाड़ी सेल करनी है। दूसरा पर्सन कहता है ठीक है मैंने आपकी गाड़ी ले लेनी है। अब होता ये है कि एक पर्सन के पास दो गाड़ियां होंडा है और टोयोटा है, और दूसरा पर्सन सोचा है कि मैं इसको होंडा सेल करूंगा, और वो दूसरा पर्सन सोच मैं इससे करोला लूंगा। तो दोनों के जो मेंटल वो है वो डिफरेंट है। वो सोच रहा है कि मैं अपनी होंडा गाड़ी सेल कर रहा हूँ, दूसरा पर्सन सोच रहा है कि मैं उससे करोला का मुआहदा कर रहा हूँ। तो इसमें आपकी जो है ना, दोनों की सेंस सेम नहीं है, दोनों का टाइम और दोनों की जो वे ऑफ एग्रीमेंट है वो डिफरेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए दोनों पार्टीज का एग्री होना एट सेम चीज के ऊपर वो जरूरी है। ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर द कंट्रैक्टिंग पार्टी दैट दे हैव अ फ्री कंसेंट इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अदरवाइज जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। A contract with free consent without free consent is voidable contract। ठीक है। कोई भी ऐसा मुआहदा एग्रीमेंट डीलिंग इसके अंदर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज voidable या कैंसिलेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ठीक है। अब to make a contract valid, not only consent is necessary but the consent should be free। इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत दफा हमें लगता है हमने किसी पार्टी कंसेंट बीच में शामिल कर लिया है तो कंट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। कंसेंट का शामिल होना जरूरी है, लेकिन कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है। अगर कंसेंट तो शामिल है लेकिन वो फ्री नहीं है, या किसी पर्सन ने अपनी मर्जी से विलिंगली किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने शमूलियत का इख्तियार नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर करते हैं तो आप अपनी मर्जी से उसमें इंटर हो रहे हैं। अगर आपको कोई बंदा फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती आपको कह रहा है कि आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करें, तो उसमें आपकी विलिंगनेस, आपकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होगी। ठीक है। अब वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर आपकी ये जो कंसेंट है ये अफेक्ट हो सकती है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास कोर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है और मिस्टेक है। ठीक है। अब अगर हम इसके थ्रू देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंसेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा कोर्जन का, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन को फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम फ्रॉड या विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। एक होती है इनोसेंट अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन, दो कैटेगरी। फिर जो मिस्टेक है, मिस्टेक भी दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ होती है। ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं यूनिलेटरल और बायलेटरल में, और लॉ को हम डिवाइड कर देते हैं पाकिस्तानी लॉ और आपके फॉरेन लॉ के मिस्टेक के अंदर। ठीक है। इसको इन डिटेल अब देखते हैं इस यूनिट को। कोजन क्या है? कोजन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by Pakistan Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatsoever with the intention of causing any person to enter into an agreement। ठीक है। किसी बंदे को फिजिकली थ्रेट करना, डराना, धमकाना, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने का, उसको धमकी देना, या इवन सिंपल अल्फाज में किसी को कहना कि गन पॉइंट पे किसी को किसी एग्रीमेंट के लिए राजी करना कि आप ये एग्रीमेंट करें, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? कोर्जन में आ जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए थ्रेट टू किल बी इफ ही रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू ए।
एक पर्सन दूसरे बंदे को गन पॉइंट पे कह रहा है कि अगर आपने मुझे अपनी गाड़ी सेल ना की तो मैं आपको गोली मार दूँ, ठीक है? तो वो दूसरा पर्सन है मजबूर है, वो गाड़ी उसको सेल कर देता है, ठीक है? लेकिन बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, बाद में वो पर्सन कोर्ट में जाके प्रूव करेगा कि ऐसे-ऐसे हुआ और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, जिस पर्सन ने उससे वो गाड़ी खरीदी थी या गन पॉइंट पे ली थी, वो उसको वो कार वापस दे देगा, ठीक है? ये फिजिकल इंजरी का जो थ्रेट है ना, कि फिजिकली हार्म आपको करना या इस तरह का, वो सारा आपको कोर्जन में आ जाएगा, ठीक है? इफेक्ट ऑफ कोर्जन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु कंसेंट इज ऑब्टेन, ठीक है? जिस पर्सन को गन पॉइंट पे आपने एग्री किया था, उस पर्सन की मर्जी से भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो सकता है। चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर दे, वॉइड कर दे, चाहे तो फिर बाद में वो उसको एक्सेप्ट कर दें, ठीक है? Burden of proving that the consent was obtained through coercion shall be upon the party who want to set aside the contract on the plea of contract. जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके अंदर कंसेंट आपकी फ्री नहीं थी, कोर्जन के थ्रू आपकी कंसेंट हासिल की गई थी, ठीक है? इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एनी such contract, payment is received by either party must be returned. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, गन पॉइंट पे एक पर्सन ने गाड़ी ले ली, दूसरे परचेज कर ली, तो अब एक बंदे के पास गाड़ी है, एक ने इन गाड़ी के अगेंस्ट कुछ पेमेंट ले ली है। अब जब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा तो जिस पर्सन ने पेमेंट ली हुई है वो उस पर्सन को पेमेंट वापस करेगा और जिसने गाड़ी ली हुई है वो गाड़ी वापस करेगा, ठीक है? देन हमारी सेकंड कैटेगरी है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई आपको फोर्स कर रहा है। इसमें फिजिकल नेचर शामिल नहीं है, इसमें मेंटल आपका जो है ना स्टेट, उसको आपको एक तरह से इन्फोर्स किया जा रहा होता है, ठीक है? Undue influence is the improper use of any power possessed over the mind of contracting parties, ठीक है? इसमें लाजमी है a relation sustaining between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other. एक पार्टी दूसरी पार्टी की जो विल है, उसकी आजादाना राय है, उसको डोमिनेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है? इसमें डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, जैसे डॉक्टर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप है, टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, आपका कोई आपका पीरी और मुरीदी वाला रिलेशनशिप है, क्योंकि ये वो रिलेशनशिप है जिसमें आप दूसरे बंदा जो आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा होता, आपको फोर्स कर रहा होता है आप ऐसे करें वैसे करें, ठीक है? और अनड्यू इन्फ्लुएंस का ये है कि इस तरह के रिलेशन में अनफेयर एडवांटेज एक पार्टी हासिल कर रही होती है, और हमेशा अनफेयर एडवांटेज उस पार्टी के पास जा रहा होता है जिसके पास डोमिनेटिंग पोजीशन होती है, ठीक है? इसको देखते हैं। एग्जांपल, a spiritual advisor induced his follower Y to gift him the whole of his property to secure benefit to his soul in the afterworld. Such consent is said to be obtained through undue influence is voidable at the option of the party, ठीक है? एक आपका जो पीर है, आपका जो एक तरह का पीरी मुरीदी वाला सिलसिला है, आपका पीर है, आपका कोई इस तरह का पादरी है, समथिंग लाइक दैट, वो आप अपने जो बंदे हैं, जो उनके मुरीद हैं, उनको अगर वो ये कहे कि जी आप जो है अपनी ये ज़मीन और ये घर मेरे नाम पे कर दें तो आपको बाद की ज़िंदगी में आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, आपको ये जी आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये एक पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके मेंटल स्टेट के साथ गेम की जा रही है, ठीक है? आपको है ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है, आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपको इन्फोर्स किया जा रहा है कि आप वो काम करें जो कि आप नॉर्मली नहीं करते, ठीक है? तो इस तरह के जो है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएँगे, ये बाद में वॉइडेबल होंगे, आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, मुआहदे को कैंसल कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें कौन-कौन से रिलेशनशिप है जिसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का होना पॉसिबिलिटी है कि ऐसे रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है, लॉयर्स और क्लाइंट का रिलेशनशिप है, गार्डियन और वार्ड का रिलेशनशिप है, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी है, टीचर एंड स्टूडेंट है, इसी तरह के पीरी और मरीदी वाला सिलसिला इसमें आ जाएगा, और इस तरह तमाम कैटेगरी इसके अंदर आ रही होती है, ठीक है? देन हमारे पास थर्ड कैटेगरी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है? अब यहाँ पे जो है इसको ये क्लियर कर लें, फ्रॉड जब भी होगा वो विलिंगली किया जाएगा, किसी को जानबूझ के धोखा देने की कोशिश की जाएगी तो वो आपका फ्रॉड में आ जाएगा। और मिसरिप्रेजेंटेशन ये है कि आप चाहते नहीं थे किसी को गलत बात बताना या मिसगाइड करना, लेकिन गलती से अनविलिंगली आपने कोई उसको ऐसे बात बता दी जिसकी वजह से वो बाद में पता चला ये बात गलत थी। ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? फ्रॉड जो है वो विलफुल होगा, आप अपनी मर्ज़ी से किसी को धोखा दे रहे हैं,
जान के उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो फ्रॉड है। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको खुद इतना कंफर्म नहीं था, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो इन्फॉर्मेशन बाद में गलत निकल आई। आपने जान के उसको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है? तो वो आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। Misrepresentation of fact may be intentional or innocent. Intentional misrepresentation has been termed as fraud, and innocent misrepresentation has been termed as simple misrepresentation. ठीक हो गया? अब हम फ्रॉड को देखते हैं। अंडर सेक्शन 17 जो है फ्रॉड है committed by a party to a contract or by anyone with his convenience or by his agent with intent to deceive an other party there to or his agent or to include him to enter into the contract. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है? तो अगर आप विलफुली जानबूझ के किसी बंदे को धोखे में लेके आए या ऐसी इंफॉर्मेशन दें कि वो आपके साथ मुआहदा कर ले उस धोखे की बिना पे, तो वो क्या होगा? वो आपका फ्रॉड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ जी ये एक मोबाइल है मेरे पास, मैं कहता हूँ जी इस मोबाइल को जो मैंने क्या है इसकी मैं परचेज करने जाता हूँ, दुकानदार कहता है जी ये मोबाइल है, ये आपको 20,000 का मिलेगा और जी इसके अंदर आपकी 128 GB जो है वो स्टोरेज है और 6 GB रैम है। मैं उससे परचेज करके आ जाता हूँ। जब मैं घर आके उसको ओपन करता हूँ मुझे पता चलता है जी इसकी तो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज है। तो इसका मतलब दुकानदार ने मेरे साथ धोखा किया। तो मैं उसको जाके ये वॉइडेबल हो जाएगा, मैं उसको वापस जाके सेल करूँगा, ठीक है? इसमें फर्दर हम डिटेल देखेंगे, ठीक है? अब वो क्या कहता है एज suggestions as to fact of that which is not true to one who does not believe it to be true, an active concealment of fact by one having knowledge or belief of that fact, कि एक पर्सन को नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी कि ये ऐसे है, लेकिन उसने उसको जानबूझ के गलत बताया दूसरी पार्टी को। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट या इकदाम करना, कोई कदम उठाना या ऐसी बात करना जो इसका मतलब सिर्फ ये हो कि आप दूसरी पार्टी को धोखा देना चाहते हैं, ठीक है? और उस धोखे की बेस के ऊपर वो पर्सन आपसे मुआहदा कर रहा है और बाद में उसको पता चलेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, तो वो आपकी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड को देखते हैं कौन-कौन से हैं। एक तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, विलफुली होनी चाहिए, ठीक है? और कोई फैक्ट्स के मुताबिक आपको जो है धोखा दिया जाए कि इसमें ये फीचर है, वो फीचर ना हो, ठीक है? या आपको कहा जाए ये बाइक मैं आपको सेल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई खराबी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपको पता हो कि इसके जो रनिंग है, ये चेन का मसला है, ये इंजन का प्रॉब्लम है, लेकिन आप दूसरे पर्सन को ये बात नहीं बता रहे। तो सारी चीज़ें आपकी फैक्ट के अंदर आ जाएँगी। आपने जानबूझ के ये चीज़ पता होते हुए भी वो दूसरे बंदे को नहीं बताई, तो हो सकता है अगर मैंने इसको ये वाली बात बता दी तो ये मेरे से बाइक परचेज़ नहीं करेगा, ठीक है? फिर वो कहते हैं मेड बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा जो आपने फ्रॉडबाज़ी करनी ये मुआहदा होने से पहले-पहले आपने करनी है, ठीक है? पार्टी रिलाइड ऑन द इन्फॉर्मेशन, जो आप फिर धोखे के मुताबिक जो धोखा फ्रॉड करते हुए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, दूसरी पार्टी अपना फैसला उस उन बातों के ऊपर बेस बनाते हुए करेगी, ठीक है? पार्टी को धोखा दिया जाएगा और दूसरी पार्टी को फिर बाद में नुकसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाइक ले लेते हैं, बाद में उसको पता चलता है जी इसका तो इंजन ही खराब हुआ था। फिर उसने इंजन का काम कराया या नुकसान हुआ कुछ, तो वो सारा कुछ इसके अंदर शामिल हो जाए। ये सारे एसेंशियल्स हैं फ्रॉड के। एक्सेप्शंस क्या हैं? ड्यूटी टू स्पीक, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा हो रहा है जिसके अंदर एक पार्टी बैठी है, उसका काम है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उसके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन वो फिर भी खामोश है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है? अब कुछ ऐसी चीज़ मौके भी होते हैं जब आप कहते हैं जी कोई बंदा आपको इन्फॉर्मेशन पूछता है तो आप खामोश बैठे हैं, आप जवाब भी नहीं देते। मतलब कि आपको पता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मालूम है, अगर मैंने सही इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो मुआहदा नहीं करेगा। आप खामोश रहते हैं, आप ऐसे पोज़ करते हैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये खामोशी इस तरह की जो है ये भी आपकी फ्रॉड के अंदर आ जाएगी। फिर हम देखते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन, ये जो है इनोसेंटली जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं या मिसरिप्रेजेंटेशन होती हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होती हैं, ये सारी आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन में आ जाएँगी, ठीक है? आपने जानबूझ के किसी को धोखा नहीं दिया, आपने किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन दी, बाद में आपको खुद नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दे दी, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? ये भी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। Mr. A, while selling his horse to B, tell him that the horse is thoroughly sound, कि जो आप घोड़ा बेच रहे हैं मिस्टर बी को वो बिल्कुल ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है? बाद में उसको पता चलता है मिस्टर बी को ये घोड़ा जो है वो तो पागल है, ठीक है?
मेंटली उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है या कोई और मसला उसका, तो वो सारा इसमें आ जाएगा। तो द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए इज़ इनोसेंट में रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ए को खुद नहीं पता है कि घोड़े का जो कोई मसला है या नहीं है, ठीक है। फिर आ जाएगा एसेंशियल्स। एसेंशियल में इसकी क्या कौन सी कैटेगरीज आ जाएंगी कि इनोसेंट हो, बिलीव टू बी ट्रू हो। एक बंदा जो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहा है वो इस लिहाज से डिक्लेयर कर रहा है कि उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन ट्रू है, ठीक है। फैक्ट्स के रिलेटेड होनी चाहिए, बाद में पता चले वो अनट्रू है, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे पार्टी या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है। और आपका मकसद जो है वो किसी को धोखा देना ना हो, ठीक है। और पार्टी को आगे उस चीज़ को यूज़ करते हुए उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन या कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको नुकसान भी हो। ये सारी आपके एसेंशियल ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। फिर है लॉस राइट ऑफ कैंसिलेशन। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसके अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम फेज होता है, जिसके अंदर अंदर आपको अगर इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि ये गलत है, तो आपने उसके मुताबिक एक्शन लेना है और अपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करना है। अगर उस टाइम के अंदर अंदर आप नहीं करेंगे तो आपका जो राइट टू कैंसिल है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है अफर्मेशन। अफर्मेशन ये है कि एक पर्सन को बाद में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पता चलता है कि जी ये मेरे साथ जो है ना फ्रॉड हुआ, और दूसरा पर्सन उसको अफर्म कर ले, अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं, हो गया तो हो गया फ्रॉड, तो ये चीज़ का एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप उसको दोबारा उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि मेरे साथ इसने धोखा किया, ठीक है। रेस्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल। रेस्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल ऐसे है कि आपने किसी बंदे की कोई सर्विसेज कोई बेनिफिट हासिल कर ली है, आपने उसकी कोई चीज़ कंज्यूम कर ली है, अब आप पे बैक नहीं कर सकते, तो उसमें भी आप फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो कोजन के थ्रू किसी पर्सन से कोई ईटेबल परचेज करता है, वो खाने की चीज़ें खा जाता है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो चीज़ें थी वो कंज्यूम हो गई, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम है। एक पर्सन को कुछ ऐसे बात पता चलता है मुआहदे के बाद कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या मेरे साथ धोखा हुआ है, और बाद में ऐसा है, तो उसके बावजूद वो इस चीज़ को जाँचते बूझते भी उस चीज़ का रिस्पॉन्ड ना करे, तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर बाद में कैंसिलेशन का राइट खत्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन को धोखे के थ्रू शेयर्स सेल हो गए हैं कंपनी के, उसको बाद में पता चलता है जी मेरे साथ धोखा हुआ है, ये शेयर जो है ना मुझे धोखे से बेचे गए हैं। लेकिन जब कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो डिविडेंड एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद फिर वो उसके पास राइट नहीं है कि वो इस बात पे कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसल करे, क्योंकि उसने डिविडेंड रिसीव कर लिया, ठीक है। राइट टू थर्ड पार्टी ये है कि एक पर्सन ने चीज़ परचेज़ की दूसरे पर्सन से और उसको थर्ड पार्टी को बेच दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिस्टर ए, मैंने एक बाइक जो है वो खरीदा है किसी पर्सन से, और मुझे बाद में पता चलता है कि उसने मुझे धोखा दिया था कि ये बाइक जो है ये बिल्कुल ओके और इसका इंजन खराब है, और मुझे ये चीज़ बाद में पता चलती है, लेकिन वो बाइक मैं पहले एक और पर्सन है उसको बेच चुका हूँ। उस पर्सन को बेचने के बाद मुझे पता चलता है कि जी ये तो बाइक खराब था, मैंने आगे बेच दिया। तो लेकिन अब वो मैं उसके ऊपर पिछले पर्सन पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो चीज़ आगे बेच दी थर्ड पार्टी, ठीक है? वो इसमें आ जाएगा। फिर आ जाती है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स जो है मैंने बताया 2 कैटेगराइज़ हैं इसकी, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आपकी बायलैटरल मिस्टेक है और यूनिलैटरल मिस्टेक है। मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है। इनको अब देख लेते हैं। बायलैटरल का मतलब ये है कि बाई मतलब 2, तो लेटरल मिस्टेक का मतलब ये है जब दोनों पार्टी जो मुआहदा कर रही हैं, दोनों पार्टी गलत हैं, या दोनों ने गलती की है, दोनों ने जो चीज़ परसीव की है वो गलत परसीव की है, तो वो आपकी क्या है बायलैटरल मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। Where the both the parties to an agreement under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर मुआहदा कर रहे हैं जिसके ऊपर दोनों जो है अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत सोच रहे हैं, तो आपका जो मुआहदा है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और सब्जेक्ट मैटर में जो है वो रिलेट कर रहा होगा प्राइस पे, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, आइडेंटिटी पे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो कहता है जी मुझे आपने 100 बॉटल सेल करनी है, दूसरा पर्सन कहता है ठीक है मैं आपको 100 बॉटल सेल करूंगा। अब मिस्टर ए सोचा है कि मुझे ये ए कैटेगरी की बॉटल सप्लाई करे, जबकि मिस्टर बी सोचा नहीं मैंने तो इसको बी कैटेगरी की सप्लाई कर दी। तो दोनों के अंदर जो है सेम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर उनका अटैचमेंट नहीं है, दोनों एक ही सेंस में नहीं सोच रहे हैं, तो दोनों गलत
पॉइंट्स में, वो सोचा मुझे ये चीज़ मिलेगी, आप सोचें नहीं मैंने ये चीज़ देनी, तो वो आपका अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्राइस के ऊपर भी हो सकता है, क्वांटिटी के ऊपर भी हो सकता है, चीज़ों के डिस्टेंस पे भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। फिर आपका आता है इट मस्ट बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट अ जजमेंट और ओपिनियन रिलेटेड टू एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। ठीक है, फिर आपकी यूनिलेटरल है, यूनि का मतलब सिंगल, यूनिलेटरल मिस्टेक ये है कि दो कंट्रैक्टिंग पार्टी है उसमें एक पार्टी जो है वो मिस्टेक पे है, तो यूनिलेटरल मिस्टेक होगी। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स बाय राइस फ्रॉम वाई थिंकिंग दैट द राइस इज ओल्ड, बाद में उनको पता चलता नहीं राइस जो है वो तो न्यू था। ठीक है, तो वो उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इफ यूनिलेटरल मिस्टेक इज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, सिर्फ तब इसको वॉइड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलें, अब आता है मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ। देखें जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है, आप अगर किसी कंट्री में जाओ वहां जाके कहें जी मुझे तो कानून ही नहीं पता था, मेरे से गलती से ये काम हो गया, या आप कहें जी मैंने ये इशारा तोड़ दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इशारा तोड़ने के ऊपर जुर्माना भी होता है, या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में इस तरह का कोई कानून बना हुआ है, तो इस तरह के ऊपर जो है ना, आप ये मिस्टेक अगर कोई करेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ, तो इसके ऊपर आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कोई पर्सन जो है बस के ऊपर ट्रैवल कर रहा हो, बस पे ट्रैवल करे और बाद में उसका टिकट ना हो उसके पास, और जब वो टिकट चेक करने हैं तो वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था बस में ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको एक्सेप्शंस नहीं मिलती, और आप अगर कोई मुआहदा करते हैं तो वो कैंसिल भी नहीं होगा इस तरह की बेस पे। फिर है जी फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ ये है कि बाहर का लॉ कोई अप्लाई हो रहा है और आपको उसके बारे में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, Mr. A, a Pakistani, agreed to sell 110 bottles of Mr. to be a foreign national containing 25% sulfuric acid। अब मिस्टर ए जो है वो 10 बोतलें बेच रहे हैं मिस्टर बी को जो कि बाहर के मुल्क में रहते हैं, और वो जो मिक्सचर है बोतल का उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, जबकि बाद में पता चलता है कि वो जो बाहर के मुल्क का कानून है वो कहता है जी कोई भी चीज़ आप जो है ट्रेड नहीं करेंगे जिसकी अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज 10% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि आपको ये बात पहले मालूम नहीं थी कि 10% से अबव होगा तो आप सेल नहीं कर सकते, यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक एसिड 25% है, तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा क्योंकि आपका मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, और ये आपका यूनिट कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर यूनिट के अंदर आपको जो है इन्होंने वो डिफरेंसेस भी दिए हैं, जैसे कोजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का कंपैरिजन किया हुआ है, डिफरेंसेस उन्हें बताया हुआ है कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसी तरह आपका फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन की भी उन्हें डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके आपस में। ये सारे डिफरेंसेस और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख के रेडी कर लेनी है, प्रिपेयर कर लेनी है। बाकी ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया, इसके एंड में कुछ क्यूरीज और क्वेश्चन वगैरह भी होंगे तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा। तो कोई भी इशू हो तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।